नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चर्चा हो रही है कास्ट सर्वे की रिपोर्ट और इसके बाद जो सबसे परेशान तबका दिखाई पड़ रहा है या जातियां दिखाई पड़ रही हैं या समूह जिसे कहें, वो सबन समूह है। मतलब सबन जातियों का समूह जिसमें भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं। लगता है उनके जमीन खिसक गए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी आबादी भी घटी हुई दिखाई पड़ती है। और इसके बाद जिस तरीके से लालू यादव ने या जिस तरीके से बिहार की सियासत गर्म हो रही है, पिछड़े और अति पिछड़े जो आवाज उठाना शुरू किए हैं कि आरक्षण बढ़ा दिया जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से सबल या जनरल क्लास के जो लोग हैं, उनके पिछड़े लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अब तो यह भी सवाल उठा रहे हैं पिछड़े और अति पिछड़े कि जब आपकी आबादी ही बिहार में 10.5% है तो 10% का आरक्षण आप क्यों लेंगे। अब देखिए, गिनती में क्या घालमेल हुआ है। आशुतोष कुमार जी, भूमियार ब्राह्मण सामाजिक एकता मंच के जो संरक्षक है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि जो सबन समाज चिंतित दिखाई पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी कि अब तो इनके पास अवसर और भी कम हो जाएंगे। इनके भीतर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालने के लिए प्रतियोगिता और भी कठिन हो जाएगी। फेसबुक पर लिखा जा रहा है। हम देखिए, जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई, इसके पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो तो है ही, जो सोशियो और इकोनॉमी इफेक्ट है इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। कि फेसबुक पर कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि जो सबंध जाति के बच्चे हैं वे अब जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय परशुराम कहना बंद कर दें, क्योंकि इससे उनका कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल स्पेस तो खत्म ही हो गया। तो यदि जिंदगी में कुछ बनना है, संवरना है, तो वे अब जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय परशुराम कहने से कुछ नहीं होगा। जय सरस्वती मां कहना शुरू करें और अपनी मेहनत उधर लगाएं, क्योंकि उधर नहीं लगाएंगे तो परेशानी होगी। तो हमने जो बात कही कि सोशियो और इकोनॉमी इम्पैक्ट, सबन समाज की चिंता, तो यह चिंता जो है, आप डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी कैसे देख रहे हैं। इस बीच देखिए, एडवोकेट देव प्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, हम उनके साथ भी संवाद करेंगे। तो हमारे दिल्ली के मेहमान डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी, आप क्या देखते हैं, जो चिंता है वह चिंता कितनी गहरी। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा था कि जो आपका सर्वे रिपोर्ट आया है कोई अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट नहीं है जी ये रिपोर्ट। आप नहीं भी सर्वे कराते तब भी लगभग जी जो आप 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट आप उससे आप कंपेयर करके देख लीजिए तो थोड़ा सा 18-20 का फर्क है। जी और ये सब चीजें 1989 में भी उठी थी जब मंडल कमीशन को जब लागू किया गया था, जिस जो मंडल कमीशन का जो जब ये रिपोर्ट आया था। जी आप उस समय का आप ओबीसी में जो कास्ट था आप वो देख लीजिए और आज का जो ओबीसी में बढ़ते चला जा रहा है आप जी उसको मिला करके देख लीजिए। आपको पता होगा कि उस समय बिहार में अवधिया कुर्मी लोग नहीं आते थे, उस समय आपको बताएं मंडल कमीशन में। और इसके लिए नीतीश कुमार खुद जो है वो लालू यादव से भी अलग हो गए थे। बाद में जी काफी समय के बाद उसको भी इंक्लूड किया गया। तो ये जाति जाति का जो गेम है बिहार के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है, चाहे कोई भी कास्ट हो। हम जी किसी भी कास्ट के लिए बोल रहे हैं, चाहे भूमिहार बोलिए, राजपूत बोलिए। अब तो आप पिछड़ा में भी अब आप अति पिछड़ा ला दिए, जी दलित में भी आप महादलित ला दिए। अब कुछ दिन के बाद आप जाति में गोत्र भी लाएंगे कि किस जाति का किस गोत्र की संख्या क्या। तो ये सब एक पैरामीटर नहीं हो सकता बिहार के विकास के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अब सरकारी नौकरी में है कहां जगह, अब आप बताइए। आप कंपेयर कीजिए 1989 में कितना वैकेंसी हुआ करता था, आज 50% से भी कम हो गया आज गवर्नमेंट जी सेक्टर में आज। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिन प्रतिदिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बढ़ता चला जा रहा है। अब परमानेंट छोड़ दिए आप। अभी देखिए टीचर लोग सालों साल से वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही पढ़ाया जा रहा है। आप ऑफिस में चले जाइए, वहां पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही सारा काम चल रहा है। तो सरकारी सेक्टर में अब नौकरी नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो। अब तो पेंशन उनशन सब चीज जो है अट्रैक्शन था कि सरकारी नौकरी हो जाएगी, पेंशन मिलेगा। अब ये सब चीजें भी खत्म हो चुकी है। तब जी हम आप बैठ करके टीवी पे अब यूं ही बहस करते रहिए कि वो 13%, वो 2%, वो 5%, मेरा इतना शेयर, मेरा इतना शेयर।
ये सब सर्वे कराने के बाद देखिएगा आने वाले कल में इसका सबसे ज्यादा अगर घाटा होगा तो नीतीश कुमार जी को ही होने वाला है, नीतीश बाकी कुमार सब को फायदे में घाटा नहीं। होने वाले हैं आपके। जी, आप ये नीतीश कुमार को घाटा। नीतीश को आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जो घाटा इसलिए होगा, जी, कास्ट सर्वे करा लीजिए, आपने करा लिया, अब फिर लोग ये भी बोलना शुरू कर देगा कि 2% वाले मुख्यमंत्री क्यों रहे, 14% वाले क्यों नहीं रहे, जी, जिनका जिनका 20% संख्या वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री रहे। आप समझिए, आप जी, इन चीजों को समझिए। तो कास्ट सर्वे करा करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया, कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होने वाला है। और ये जो पिछड़ा पिछड़ा किसी एक जाति नहीं है, पिछड़ा में कई कास्ट है। अब हर कास्ट का अपना नेता हो गया है। आप बिहार के उठा करके देख लीजिए, मल्लाह समाज है उसका अपना नेता है, भूमियार समाज है अपना नेता है, जादव समाज है अपना नेता है, जिसको आप कुशवाहा में 4-5 जातियां है उसमें आप देखेंगे तो उसमें अपना नेता है। तब ये पिछड़ा अगड़ा का खेल खत्म हो चुका है लगभग। अब ये 89 का बिहार नहीं है, ना 89 का हिंदुस्तान नहीं है। अब सब कुछ, अब चीजें बदल रही है। अब जितना उसको माइक्रो लेवल पे आप डिवाइड करेंगे, हर व्यक्ति अपना अपने समाज में अपना अपना नेता ढूंढ रहा है। तो कहां से होना है ये? नहीं आप रामकृष्णा इसका जी, देखिए रामकृष्णा जी, एक सेकंड रुकते हैं। जो हमारी बहस है, देखिए डिवीजन तो हो गया। अब आप कह रहे हैं इसका नफा नुकसान क्या होगा, विकास का पैरामीटर क्या होगा, वो तो अगली बात है। लेकिन जो कोशिश की गई है और जो चिंता सवर्णों की है कि उनके पास जो मौके थे, अवसर थे, वे और कम हो गए। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना होगा और क्या सचमुच कम हो गए? देखिए, सवर्ण में जी, या ओबीसी में या एससी एसटी में, आप किसी कम्युनिटी में चले जाइए, जी, जिनके पास पैसा है, सोर्सेज है, उनके बच्चे बैठे नहीं रहेंगे, चाहे जी। आप 1% आरक्षण क्यों नहीं छोड़ दीजिए देव आप। प्रकाश जी, अपना स्पीकर ऑफ कीजिएगा। देव प्रकाश जी, अपना स्पीकर ऑफ कीजिएगा। जी, और आपको हम एक ट्रेंड आपको बता रहे हैं, एक ट्रेंड। जी, हम लोग 86 में बिहार से आए थे दिल्ली पढ़ने के लिए, जी, ठीक। हमारे फादर एक साधारण क्लर्क थे पटना में, किसी जैसे जी, तैसे मैनेज कर करके हमको भेजिए, पढ़ाया लिखाए। जी, हमारे साथ उस समय बहुत सारे लोग बिहार से आए थे, क्योंकि बिहार में उस समय एजुकेशन सिस्टम उस टाइप का नहीं था कि वहां लोग कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे भेजा गया दिल्ली पढ़ने के लिए। फिर बहुत सारे लोग इसमें आईएएस बना, आईपीएस बना, लेक्चरर बना। अब देखिए, हम गांव से आए पटना, पटना से आए दिल्ली, और अब नया ट्रेंड ये है कि यहां आकर के देख लीजिए आप, जितना भी बड़ा ऑफिशियल है, जितना भी बड़ा कोई लेक्चरर है, सब अपने अपने बेटे को विदेश में सेटल करा रहा है, सब बाहर जा रहा है। तो जी, पैसा जिसके पास होगा वो अपना रूट ढूंढ लेगा, उस सरकारी नौकरी पे आश्रित नहीं है। हम भी हैं, हम अपने बेटे को टीचिंग लाइन नहीं जानते, अपने बेटे को वकील बना दिए, एडवोकेट जी, कि जाओ तो हटो ना, सरकारी नौकरी के चक्कर में रहोगे ना कुछ, और बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे पास साधन था, हम रूट बदल लिया अपना। तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास समस्या नहीं, समस्या उसके साथ होता है जिनके घर में पैसा नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन अगर खराब हो गया तो 7 जनरेशन बनने में लग जाता है। आप अमीर है, गरीब है, आप एससी में चले जाइए, जिनके पास पैसा है वो बहुत अच्छा कर रहे हो। ओबीसी में चले जाइए, जिसके पास पैसा है वो, उसको आप नहीं रोक सकते आप। अरे आप सरकारी नौकरी में रोक लीजिएगा ना, बाकी अपना रूट बना लेगा वो, कुछ न कुछ और कर लेगा वो। चलिए रामकृष्णा जी, पैसा जिसके पास है उसे नहीं रोक सकते हैं। देव प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, देव प्रकाश जी, देखिए आप वकालत करते हैं पटना हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी वकालत आपकी है। जो आप बिहार का सिनेरियो देख रहे हैं, जो कास्ट सेंसस या जिसे कास्ट सर्वे कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आई है और आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही है। और सबसे ज्यादा परेशान सवर्ण समाज दिख रहा है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत कास्ट के लड़के, तो उनके लिए अवसर खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लालू यादव ने नीतीश कुमार की रजामंदी से ही कहा होगा कि हम आरक्षण बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार सरकार क्या आरक्षण बढ़ा पाएगी? और आरक्षण बढ़ेगा तो कटौती किसकी होगी? सबसे पहली बात तो एक पहले अंग्रेज के जमाने में हम लोग उन पर आरोप लगाते थे कि जी, डिवाइड एंड रूल, कि समाज को डिवीजन करो उसके बाद उस पर रूल करो। अब ये इतनी विकृत हो गई है कि सब डिवीजन वर्गीकरण में वर्गीकरण, फिर उसमें वर्गीकरण इतना अधिक हो जाएगा कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कहीं खतरा ना हो जाए। जी, यह सही मायने में, यद्यपि इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है, रामकृष्णा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सर्वे रिपोर्ट है और 500 करोड़ का सर्वे रिपोर्ट है, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है।
कहीं से सेंट्रल का अगर कोई इसको लीगल बेस मान करके सरकार कुछ भी करेगी तो उसको लोग चैलेंज फिर कोर्ट में जाके कर देंगे, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि हमने अपने स्टडी के लिए बनाया है, सो उसको क्या डेवलपमेंट विद जस्टिस के लिए बनाया है, इसको कोई लीगल वैल्यू हम नहीं देने जा रहे हैं, तो लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन चाहे अनचाहे लालू जी इसमें बाजी मार लिए हैं और नीतीश जी का इसमें पत्ता पड़ गया पीछे, वो जो चाह रहे उनके अगेंस्ट मामला चला गया। ये कहीं न कहीं जिसको कहते हैं कि जो एक वृद्ध और मजा हुआ खिलाड़ी होता है, वो एक ऐसा चाल चल दिया कि शक्ति में रहते हुए भी इनको एक पटकी उन्होंने दे दी। तो एक पटकान इनको दे दिया कि हमारी संख्या ज्यादा है, तो अब क्या जो सरकार बनेगी वो विधानसभा में जो संख्या आएगी उस पर सरकार बनेगी, उसके नेता बनेंगे, कि बाहर जो जनता का प्रोपोर्शन ऑफ जो इन्होंने निकाला जो बोनाफाइड है, नहीं है, सही है, गलत है, उसकी वेरिसिटी का कोई ना गारंटी ले सकता है, ना उसको कोई चैलेंज कर सकता है, ना उन्होंने। देवप्रकाश जी आपको रोकते हैं, हम टू दी पॉइंट आना चाहते हैं। जो मेरा मूल सवाल था, क्या बिहार सरकार आरक्षण बढ़ा सकती है? आरक्षण बढ़ा सकती है तो इसका नफा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा? क्योंकि हम तमिलनाडु में देख रहे हैं कि वहां आरक्षण बढ़ा दिया गया है, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं आरक्षण बढ़ा दिया गया है, झारखंड में देख रहे हैं आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और जो सवर्ण समाज, देखिए जो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि अब जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा, जय बजरंग बली बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको जय परशुराम बोलने से काम नहीं चलेगा, अब जय सरस्वती माँ। खैर आप तो सरस्वती पुत्र हैं, तभी वकालत कर रहे हैं, तो क्या आरक्षण बढ़ाया जा सकता है? देखिए, पहले तो इंदिरा जयसिंह वाला जजमेंट जो था उस समय, जिसमें कहा गया था किसी भी आरक्षण को 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता है, कई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टेब्लिश भी किया, लेकिन अभी हाल में एक जजमेंट में कहा दिया कि वो इनवल्नरेबल नहीं है, हम उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। उसने ईडब्ल्यूएस के केस में किया है, जब ईडब्ल्यूएस में उन्होंने जो सवर्ण के लोग हैं उनको उन्होंने 10% दिया, जबकि उनके हिस्से में से ही दिया, तो वहां वो 10% क्रॉस की है। लेकिन ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है कि कभी भी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो वो वही बात होगी कि बिगड़े बिगड़े सरकार नजर आते हैं, घर के बिगड़े आसार नजर आते हैं, सारा बर्बादी की वो बिहार तो ऐसे ही बैकवर्ड है। और सही बात वो बोल रहे हैं रामकृष्णा साहब, अब घर घर का सर्वेक्षण करा लिए, किसी घर का युवक चाहे किसी जाति का हो, जिस जाति का हो, किसी का बच्चा बिहार में नहीं है। नौकरी तो कहीं किसी को नहीं मिल रही है, सब बाहर जा रहा है, देश से बाहर जा रहा है, तो सब बच्चे जब बाहर जाकर के कमाने के लिए, जीविका के लिए कंपेल्ड हो गए, तो ऐसे हालत में इससे खराब स्टेट क्या होगा, जहां लोग माता पिता बच्चों के साथ रह नहीं पा रहे हैं, हर एक आदमी को बच्चों को बाहर भेजना उसकी लाचारी हो गई है। और सरकार ने जो ये खेला है, एक विभत्स खेल खेला है। इस विभत्स खेल का परिणाम जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ही होगा। पहले ही बिहार इसको भुगता है, आगे भी इसको भुगतता रहेगा। चलिए आगे भी भुगतना पड़ेगा। देवप्रकाश जी आप बने रहिएगा, हम आशुतोष जी के पास चलते हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक एकता फ्रंट के संरक्षक हैं और तेज आवाज उठा रहे हैं। तो आशुतोष जी, सवर्णों की पीड़ा को आप व्यक्त कर रहे हैं, आपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी करा दी है, और जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि अब जय श्री राम, जय परशुराम और जय बजरंग बली नहीं, जय सरस्वती माँ, तो सवर्णों को इतना क्या नुकसान हो गया जो इतनी फिक्र हो गई? किस बात से डर गए आशुतोष जी आप? सर, सवर्णों को आज से नुकसान कोई नया मतलब नहीं पहुंचाया जा रहा है, बहुत पहले से पहुंचाया जा रहा है। और यही वजह है कि जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बातों को कोट कर रहा हूं कि आज हमारा जो टैलेंट है, हमारे बच्चों का जो टैलेंट है, इसका इस्तेमाल तो अमेरिका कर रहा है, इसका इस्तेमाल रसिया कर रहा है, इसका इस्तेमाल इंग्लैंड कर रहा है। भारत के लोग तो कर नहीं रहे, भारत की सरकार तो कर नहीं रही, और बिहार की सरकार भी नहीं कर रही है। इसलिए हम डरे और घबराए हुए नहीं, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हुआ है हम उसके विरुद्ध आवाज निश्चित तौर पर उठाएंगे। और केवल हमारी बात नहीं है, केवल सवर्णों की या भूमिहारों की या राजपूतों की बात नहीं है, आपके भी लाइव सिटीज के रिपोर्टर ग्राउंड पर सर्वे कर रहे हैं, आए दिन हम भी देखते हैं, और भी अलग अलग मीडिया चैनल्स के लोग सर्वे कर रहे हैं। ना तो कायस्थ समाज के लोग खुश हैं, ना दांगी समाज के लोग खुश हैं, कुशवाहा समाज के लोग कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो इनके इस फर्जी सर्वे से किसी भी जाति के लोग खुश नहीं हैं। और ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है मुझे कि जो नीतीश कुमार जी विगत एक दशक से
स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र के समक्ष लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे हैं कि हमारा राज्य गरीब है, इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, वही नीतीश कुमार जी इसी बिहार के गरीब जनता का 500 करोड़ रुपया टैक्स जाति गिनवाने में खर्च करते हैं। इन 500 करोड़ रुपया का कहीं सकारात्मक इस्तेमाल किए होते तो आज जो सबसे बड़ा लेबर प्रोड्यूसर राज्य जो बना है बिहार, लेबर मजदूर बनाने की जो फैक्ट्री बन चुका है बिहार, हो सकता है कि कुछ उसमें कुछ लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल जाता। तो हम तो सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती के उपासक रहे हैं और उपासना सरस्वती की हमेशा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम राम को भूलेंगे, परशुराम को भूलेंगे, वो हमारे इष्ट हैं, हम उनको भी याद करते रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसके विरुद्ध भी आवाज उठाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं आशुतोष जी, मैं ये सवाल लेता हूं आपसे कि जो लालू यादव ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, इसके समर्थन में आप हैं या इसके नुकसान की चिंता आपको है? सर, हमारा कहना है कि आरक्षण का दायरा 100% कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आज भी उनके गांव, उनके जाति के लोग जो तबेले में भैंस का गोबर काट रहे हैं, वो आज भी काट रहे हैं, कल भी काटेंगे। और जो लोग ऐसी कमरे में बैठकर उनके बेटे तेजस्वी यादव जी जैसे लोग जो चार्टर्ड प्लेन से उड़ रहे हैं, उस आरक्षण का लाभ वही लोग उठाएंगे जो कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उस पोजीशन में बैठे हैं जिन्हें आज आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं ये बात नहीं ये बात तो आशुतोष जी आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए लालू यादव भी कभी भैंस चराया करते थे, तो जब वे आगे बढ़े तो वे मुख्यमंत्री बन गए, तो फायदा तो मिलता ही है, ऐसे इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? तो लालू यादव जी को फायदा मिला, तेजस्वी यादव जी को फायदा मिला, राबड़ी देवी जी को फायदा मिला, मीसा भारती को फायदा मिला, इनके अलावा और भी बहुत सारे यादव समाज के लोग हैं, उनको किस प्रकार से फायदा मिला और कितना फायदा मिला। उनको यही फायदा मिला कि लालू जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला आदेश दिए कि रोड पर जितना ब्रोकर है उसको हटा दो, स्पीड ब्रेकर को, ताकि हमारे ग्वाला लोग दूध लेकर जाते हैं साइकिल से, उनका दूध उछल के गिर जाता है, तो ब्रेकर हटा दिया गया। ऐसे ऐसे ही फायदा उनको मिला है। इनको लॉलीपॉप दिखाया गया है, इनसे लाठी भंजवाया गया है, इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आशुतोष जी आपको रोकते हैं, डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी के पास चलते हैं। रामकृष्णा जी, आशुतोष जी का कहना है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने से उस समाज को फायदा नहीं मिलना है और जो फायदा जिन्हें मिल चुका है उन्हें ही आगे भी फायदा प्राप्त होगा। इस बात से कितना सहमत होते हैं आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम गांव से आते हैं बिहार में, ठीक है। अपने गांव में ये देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी एससी कैटेगरी, जो मेरे यहाँ जिसको एससी कैटेगरी आप लोग बोलते हैं, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिला आज तक। हम नहीं देख रहे कोई सरकारी नौकरी में। ओबीसी में हाल फिलहाल में एक आध लोगों को मेरे गांव में ओबीसी रिजर्वेशन कारण 89 से लगने के बाद आज के तारीख में एक आध को नौकरी मिला है। अब क्या होता है, जिसके पास जो ओबीसी कैटेगरी में है, जिसके पास पैसा है, वो अच्छा स्कूलिंग कराएगा, उसी का बच्चा अच्छा करेगा, उसी का बच्चा ओबीसी में कंपीट कर करके आएगा। आप एससी कैटेगरी का उठा करके देख लीजिए, जो पढ़ा लिखा तबका एससी कैटेगरी में, आईएएस का बेटा ही आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। आपको एक राजस्थान का एग्जाम्पल देते हैं, मीना समाज का। आप मीना समाज का जाकर के देख लीजिए कि पूरा एसटी कैटेगरी का जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो रहा है, वो सारा का सारा मीना समाज ही किए जा रहा है। अब तो वो लोग राजस्थान से निकल के बाहर भी यूपीएससी में अच्छा कर रहा है। तो जो समाज एक बार निकल जाता है, क्रीमी लेयर कैटेगरी में आ जाता है, वही फायदा लेगा। अब गांव का गरीब का बच्चा वो गांव के स्कूल में पढ़ाएगा, लोकल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाएगा, अच्छा, तो कहां से कंपीट करेगा? नहीं कर पाएगा वो। हम लोग तो टीचिंग लाइन में है। आता है मेरे एससी कैटेगरी बिहार के बच्चे आते हैं, ओबीसी कैटेगरी बिहार के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, पूछते हैं कि फादर क्या कर रहे हैं, तो फादर बीडीओ हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है। हम उसमें ये नहीं देख रहे कि किसान का बेटा बड़ी मुश्किल से कोई आ रहा है, और कोई आ भी रहा है तो उसको जमीन काफी है। ऐसा नहीं कोई गरीब का बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये एक सारी चीजें हैं। दूसरा चीज मैं बता दूं, जो आप जो बोलते हैं कि लालू यादव को फायदा होगा, फलाने को फायदा होगा, अगर यही फायदा होना होता तो सबसे ज्यादा फायदा किसी को और होना चाहिए था, तो बीपी सिंह को होना चाहिए था 1989 में। आप इमेजिन कीजिए, उन्होंने मंडल कमीशन ही सोच करके लगाया कि जो हमको भी जो है 60% ओबीसी का वोट मिल जाएगा, हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर के आ जाएंगे। क्या हासिल हुआ? दोबारा नहीं बन सके प्राइम मिनिस्टर, 40 सीट भी नहीं ला सके थे वो 90 के इलेक्शन में। आप याद कीजिए पूरा डेटा आप।
लालू यादव को कभी मेजोरिटी नहीं मिली। 15 साल मुख्यमंत्री, आप बता दीजिए कभी उनको मेजोरिटी नहीं मिला बिहार के अंदर। हमेशा जोर जोर से 1995 में मिला। वो भी कांग्रेस से सपोर्ट से ही चला। लेकिन आप नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को देख लीजिए, थंपिंग मेजोरिटी के साथ ये लोग रूल कर रहा है। और बीजेपी और जो जदयू का गठबंधन था, कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं था, बिल्कुल भी कास्ट के बेसिस पे नहीं था। वो एक एंटी लालू प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ था, एंटी लालू प्रसाद यादव, और उसके बेसिस पे लालू प्रसाद यादव 29 पे सिमट के आ गया, 29 पे सिमट करके आ गया। तो ये जो आंकड़ा होता है ना कि वो मिल गया, पॉलिटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लग गया तो फायदा उठा लिए। आप जैसे ही आप एग्रेसिव होंगे, सारा ओबीसी गोल बंद हो जाएगा, एंटी यादव बोले देखो यही लोग चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम क्यों इनके साथ जाए। तो ये राजनीति पॉलिटिक्स में रिएक्शन चलते रहता है। लेकिन हम आपको दूसरी बात पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एकेडमिक से जुड़े हैं, हमको बिहार के एकेडमिक का बहुत चिंता होता है। आप याद कीजिए एक जमाना क्या था, पटना यूनिवर्सिटी उड़ीसा तक फैला हुआ था। जब तक वो उत्कल यूनिवर्सिटी नहीं बना तो सारा कॉलेज एफिलिएटेड होता था पटना यूनिवर्सिटी से, सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में। आज देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी कहां पे है। आपको मैं बताऊं, पीएमसीएच का आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, 70-80 के दशक में जितना भी वहां का डॉक्टर हुआ, इतना अच्छा माना जाता था कि लोग इंग्लैंड जाता था तो खुशी खुशी इंग्लैंड में लोगों को नौकरी मिल जाती थी, खुशी खुशी। आप 80s-70s के बैच के देख लीजिए, आपको इंग्लैंड में लोग भरे पड़े हुए मिलेंगे। ठीक, आज देख लीजिए पीएमसीएच की क्या हालत हो गई। तो ये सारी ये सारी मैं बोल रहा हूं कि इन सारी चीजों पे भी फोकस होना चाहिए। आप रिजर्वेशन आप सिर्फ चिल्लाते रहिए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। आप करके देख लीजिए, आप हो गया ना, सर्वे आ गया और रिजल्ट भी आएगा, इलेक्शन भी होना है 2024 में, आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज, आप एक चीज और थोड़ा, आप तो ज्ञानेश्वर जी, आप तो बिहार में एक हर चीज आपको पता है, कास्ट की संख्या पे मत जाइए, आप किसका कितना पॉपुलेशन उस पर मत जाइए। बहुत सारा आपको कंस्टिट्यूएंसी जो मिलेगा ना, वो कास्ट वाइज स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब कि अगर यादव कम्युनिटी है तो इस गांव में 5 है, उस गांव में 5 है, कहीं पे आप सरसा में चलिए तो एक जगह है, कंसोलिडेटेड है। तो बहुत सारा जो कास्ट का जो पूरे बिहार एज होल जो आप काउंट कर रहे हैं, इलेक्शन पे इसका ऐसा रिजल्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कास्ट का कंसोलिडेशन कंस्टिट्यूएंसी वाइज है। किसी कंस्टिट्यूएंसी में आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कास्ट ज्यादा है, तो वो चीज इलेक्शन में ज्यादा मायने करता है ना कि बिहार एज ए होल आप काउंट कर लीजिए कि हम 14% है, हम 2%। अब नालंदा में अब चले जाइए, नालंदा का आप काउंट कर लीजिए, वहां जो कुर्मी कम्युनिटी है बहुत ज्यादा है वहां पे, उनका कभी भी एमपी जीतेगा तो उन्हीं का जीतेगा। तो कास्ट का कंसोलिडेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। ये अब बाहर निकल जाएगा नालंदा से तो हर गांव में आपको 2, 4, 5 मिलेगा। दो सेम सभी कास्ट के साथ है, हम नहीं बोले पर्टिकुलर कास्ट का, राजपूत के साथ भी है, भूमियार के साथ भी है, ब्राह्मण के साथ भी है। तो ये इक्वेशन जो है, इसका पॉलिटिक्स में उल्टा ढंग से आप देखिए, आप इसको रिवर्स में आप इसको काउंट करके देखिए। तो परसेंटेज पे नहीं होना है, कास्ट के कंसोलिडेशन पे होना है, किस कास्ट का कंसोलिडेशन किस कंस्टिट्यूएंसी में कितना ज्यादा है, उसके बेसिस पे इसका फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशुतोष जी, आप ये बताइए, जो आपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है और विरोध में बिल्कुल सबसे ज्यादा आगे आप ही चल रहे हैं, आपकी मुहिम क्या है, क्या उद्देश्य है आपका और इसे कहां तक ले जाना चाहते हैं? दरअसल बिहार में केवल हमारी बात नहीं, हमने जैसा कि पहले कहा कि बहुत सारी जातियों के लोग हैं जो कि नाखुश हैं इस सर्वे से, और उनका कहना है कि हमारी जो गिनती की गई है वो गलत तरीके से की गई है, हमारे घरों में लोग आए नहीं सर्वे कर्मचारी, तो फिर ये गिनती, ये आंकड़ा बताया किसने कि हमारे घर में कितने परिवार हैं। मैं वैसे लोगों की सूची एकत्रित कर रहा हूँ, और कल ही एक हमने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाया, और आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मात्र 24 घंटे में, कल 5:30 बजे हमने ये मुहिम चलाया था, 24 घंटे में 10,000 से ऊपर लोगों ने उस फॉर्म को फिल किया है, अपनी पूरी डेटा के साथ में, अपने घर के एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, सब कुछ। और उसमें 80% लोगों का कहना है कि हमारे घरों में कोई भी कर्मचारी नहीं आया है जाति जनगणना करने। अभी ये आंकड़ा 24 घंटे का है। अभी ये जब लाखों में जाएगा, और इसको लेकर जब हम लोग माननीय न्यायालय और महामहिम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, कहेंगे कि ये जो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, ये किस आधार पर माना जाए कि ये आंकड़ा सत्य है। इतने प्रतिशत लोग, इतने लाखों लोग ये अपना पूरा डिटेल्स के साथ में ये बता रहे हैं कि हमारे घर पे कोई कर्मचारी नहीं आया, तो इनके बंद कमरे में बैठकर आंकड़ा पेश कर देने से हम कैसे मान जाए
और यदि ये कहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमने जाति जनगणना किया है, तो आप पंचायत वाइज, गांव वाइज, बूथ वाइज या वार्ड वाइज आप सार्वजनिक कर दीजिए, हम भी वहां पर देख लेंगे कि हमारी गिनती हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा नहीं, मोटिव यह है। आशुतोष जी, खबर ये भी मिल रही है कि आपने 5 नवंबर को बेगूसराय में भूमियार ब्राह्मण महापंचायत बुलाई है। क्या वहां भी इस मुद्दे को आप उठाने जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और फिर तो एक आंदोलन का रूप ही हो जाएगा? जी, निश्चित रूप से हम लोग 5 नवंबर को बेगूसराय में बहुत मजबूती से इस बात को रखेंगे। और जब जी। से इस तरीके का आंकड़ा आया है, गलत फर्जी आंकड़ा जो आया है, तब से इस समाज में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि एक जिला में हमारी कितनी आबादी है, हम 5 नवंबर को आपको दिखा देंगे। आप कहते हैं कि 37 लाख हमारी आबादी है, एक जिले में हमारी कितनी आबादी है। और इसके बाद केवल बेगूसराय तक सीमित नहीं रहेगा। 26 नवंबर को हम लोग गया में भी आजाद पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, महापंचायत, वहां भी इस मुद्दे को उठाएंगे। उसके बाद बरबीघा में भी हम लोग करने जा रहे हैं, वहां भी उठाएंगे। तो हम लोग इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी केवल अपनी लड़ाई नहीं है, लड़ाई पूरे बिहार की है और बिहार के न्याय व्यवस्था के लिए है। बिहार के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है कि आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आपके पैसे का ये घोटाला किया जा रहा है, और ये राजनीतिक गणना करके ये अपना राजनीतिक तुष्टीकरण साधने की कोशिश में लगे हुए। जैसा कि प्रोफेसर साहब कहे कि जब मंडल कमीशन लागू किया गया था, तो कमंडल और मंडल की राजनीति चल रही थी। उस समय राम मंदिर का मुद्दा काफी तेजी से चल रहा था। तो मकसद यही था कि सारे के सारे ओबीसी या बैकवर्ड क्लास के लोग आकर हमें वोट देंगे और हम मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन हालात क्या हुए? तो ये जो लाभ लेने के चक्कर में इन्होंने जो जाल बुना है, इस जाल में नीतीश जी और तेजस्वी जी खुद ही फंस गए हैं। अभी इनकी जातियां, चलिए, आप कह रहे हैं कि दोनों ही फंस गए हैं, तेजस्वी जी भी और नीतीश जी भी। डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंच गया है और लालू यादव को फायदा पहुंचा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे हम ये समझना चाहते हैं, आप राजनीतिक समीक्षा करते रहते हैं, कि 2024 के चुनाव में इसका इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? क्या ईबीसी ओबीसी की गोलबंदी हो जाएगी? क्योंकि अभी हमने देखा है, जब से नीतीश कुमार का प्रकटीकरण हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए, कि गैर यादव जितनी पिछड़ी जातियां हैं और ईबीसी या फिर महादलित भी साथ में जोड़ लें, वो यादवों के खिलाफ हो गई थी। लेकिन लालू नीतीश अब एक साथ है। ऐसी सूरत में क्या वोटों की गोलबंदी हो जाएगी? भाजपा को नुकसान पहुंचेगा, या 2024 में जो नीतीश और लालू ने मिलकर यह चाल चली है, उसका असर कुछ भी नहीं दिखेगा? देखिए, 2024 का जो इलेक्शन होगा ज्ञानेश्वर जी, वो मोदी बनाम आदर्श होगा। एक तरफ मोदी रहेंगे, दूसरी तरफ बाकी लोग रहेंगे, और वो होगा नेशनल इश्यूज के ऊपर होगा, ना कि स्टेट के इशू पे होगा। अगर स्टेट का इलेक्शन होता तो हो सकता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव गोलबंदी काम कर जाए, लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आप बिहार में अभी सर्वे करके देख लीजिए। मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट यादव है, ठीक, वहां नीतीश कुमार अपनी वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं लालू यादव पार्टी को, मैं बता रहा हूं आपसे। और अगर कहीं पे नीतीश कुमार का कैंडिडेट है, तो वहां पे लालू यादव अपना वोट उसको ट्रांसफर नहीं कराने वाले हैं। अगर वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में ये लोग हो जाए, तब तो कुछ करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में आज भी नहीं है। आप लालू यादव का कैंडिडेट होगा, ठीक है, लालू यादव के कैंडिडेट को वोट दे देगा उनका जो सपोर्टर है। लेकिन अगर लालू यादव का कैंडिडेट नहीं है, अगर नीतीश कुमार का कैंडिडेट है, वहां पे लालू जी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते नीतीश कुमार को, ना नीतीश कुमार करवा सकते हैं लालू यादव को, क्योंकि आज का इक्वेशन जात पात से बहुत ऊपर उठ चुका है, कास्टिज्म है, ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोदी बनाम अदर ही होने वाला है, और वोट ट्रांसफर ये लोग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आज के तारीख में गांव का इक्वेशन कुछ और है। हम चूंकि हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, हम उसके फेवर में बोल सकते हैं, हम अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन अब जाके गांव का सर्वे करके देख लीजिए, वहां का माहौल बिल्कुल ही अलग है और बदला हुआ है। एक समय था जब वोट ट्रांसफर हो जाता था, दो नेता इकट्ठा है तो चलो दो जाति के लोग हैं तो दो जाति के वोट इकट्ठा एक पार्टी में डाल दिए, अब वो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पिछला जो इलेक्शन हुआ है स्टेट का भी, नीतीश कुमार को बीजेपी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई, न नीतीश कुमार अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा पाए। उसका रिजल्ट हुआ कि सब 60 सीट पे आकर के सिमट गया जनता दल यूनाइटेड। आप देख लीजिए रिजल्ट, अगर वोट 43 सीट पे, सॉरी 43 सीट पे आकर सिमट गई। आप इसी से अंदाज लगा लिए कि अब वोट ट्रांसफर कराने वाला जमाना अब चला गया। अगर वोट ट्रांसफर कराते तब तो फायदा होता, लेकिन वोट आपका ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है।
तो आप कह रहे हैं 2024 का चुनाव मोदी बनाम अदर्स होगा, लेकिन हम ये देख हाँ। रहे हैं कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर देश स्तर पर चल पड़े हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसे हिंदू कार्ड का जवाब माना जा रहा है। क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे इस मुद्दे को उठाकर? अब देखिए, कांग्रेस को तो सोचना चाहिए कि 1989 में राजीव गांधी का स्टैंड क्या था, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था। अब संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति को स्थान नहीं दिया गया है, ये मैं बता दूं आपसे। वर्ण का है, जाति का नहीं है। जाति के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। ये जाति जो है हमारा और आपका पर्सनल एक सामाजिक ताना बाना है लोकल लेवल पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जाति को स्थान नहीं दिया गया है। ये जातीय जनगणना करा के राहुल गांधी क्या करवा लेंगे? राहुल गांधी को ये सब चीज से थोड़ा परहेज करना चाहिए, उनको एक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अगर ये जातीय जनगणना करवा, सब लोग बोले फिर हम किसी ब्राह्मण को क्यों बनाए प्राइम मिनिस्टर, हम अपने जाति का क्यों नहीं बनाए? तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इनको नुकसान होने वाला है। और देखिए, जातिगत आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान के तहत ही है ना डॉक्टर साहब? नहीं, संविधान के तहत नहीं, आपका क्रिएशन है। आप देखिए, अंबेडकर के समय में जो रिजर्वेशन लाया गया था, अंबेडकर उन्होंने जिसका वकालत किया था, उसका एक मोटो यह था कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। क्योंकि जब तक कि जो लोग अनटचेबल के रूप में जिनको ट्रीट किया जा रहा है, जब तक वो मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आएंगे, तब तक ये सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा। इसीलिए अंबेडकर भी बोले थे कि ज्यादा लंबा समय तक रिजर्वेशन रखना भी नहीं है, कुछ समय के बाद खत्म कर देना है। लेकिन आज तक कभी खत्म हुआ नहीं। मंडल कमीशन भी परमानेंटली नहीं लगाया गया था, हर 10-10 साल पे उसका एक्सटेंशन के लिए फिर व्यवस्था किया गया है। जाति का स्थान, इसीलिए मंडल कमीशन का अपोज भी हुआ था कि आप जाति के आधार पे आप नहीं कर सकते। आप हुआ था, उसमें काफी हुआ था, कोर्ट में भी काफी समय का अभाव है। आशुतोष जी, फाइनल रिमार्क्स आपके पास लेते हैं कि आपका विरोध जारी रहेगा, इस बात पर आप अडिग हैं? जी, निश्चित रूप से ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये हमने सीखा है। और ये अन्याय है, केवल हमारे साथ नहीं, केवल हमारी जाति वालों के साथ नहीं, पूरे बिहार के 13 करोड़ 13.5 करोड़ आवाम के साथ ही अन्याय है। ये उनके साथ अत्याचार हो रहा है और एक बिहारी होने के नाते, एक इस बिहार के एक लड़के होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि इस अन्याय के विरुद्ध हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और इनको चुनौती देते रहेंगे। चलिए, चुनौती देते रहेंगे। तो इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। आप सभी अतिथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बातचीत में शामिल हुए, और हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।